अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। देखिए फतेहपुर सीकरी भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो जो फतेहपुर सीकरी है वो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी आगरा जिले में है, राइट। चलिए बात करते हैं कि आगरा कौन कौन से जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखें ऊपर है यहां पर मथुरा, राइट, जिसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है आगरा, हाथरस के साथ में करता है, राइट, ईटा के साथ में करता है, फिरोजाबाद के साथ में करता है, और आपका इटावा के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है आगरा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए इसके बारे में तो देखिए हम लोग बात ही कर चुके हैं कि ये आगरा में स्थित है, राइट, तो आपको याद रखना है। आगे बात करें फैक्ट नंबर 2 की, वो ये है कि देखिए जो अकबर हैं, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को काफी महत्व दिया है, ठीक है। उनके लिए फतेहपुर सीकरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें से कुछ कारण यहाँ पर लिखे हैं। नंबर 1 यह है कि देखिए जो फतेहपुर सीकरी है वो जहांगीर, जो अकबर के बेटे हैं जहांगीर, उनकी जन्मस्थली थी, राइट। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था, नंबर 1। दूसरा, जो शेख सलीम चिश्ती हैं, राइट, शेख सलीम चिश्ती की का ये निवास स्थान था फतेहपुर सीकरी। तो इन कारणों के चलते अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, राइट। आगे बात करते हैं। देखिए फैक्ट नंबर 3 की बात करें। देखिए 1573 से लेके 1588 तक फतेहपुर सीकरी क्या है कि ये मुगलों की राजधानी रहा है, राइट। 1573 से लेके 1588 तक ये जो मुगल साम्राज्य है उसकी राजधानी रही है, राइट। बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। देखिए फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे जो बेसिकली आर्किटेक्चर्स हैं, राइट, स्थापत्य हैं। तो कुछ की मैं बात करता हूं जो कि प्रमुख है। बात करते हैं फतेहपुर सीकरी में स्थित आर्किटेक्चर्स की। तो देखिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, राइट। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवान खास, बीरबल का महल, मरियम महल और पंच महल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, फैक्ट नंबर 4 जो है ये आपको याद रखनी है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्थित है। तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने बात की फतेहपुर सीकरी से संबंधित, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसकी लोकेशन के बारे में आपको याद रखना है कि आगरा जिले में स्थित है, राइट। अकबर ने इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया, क्यों? क्योंकि जो उनके बेटे हैं सलीम या फिर जहांगीर, उनकी ये जन्मस्थली थी, राइट। दूसरा, जो शेख सलीम चिश्ती हैं उनका ये निवास स्थान रहा है, तो इस कारण से अकबर ने इसको ज़्यादा महत्व दिया। दूसरी बात करें, देखिए 1573 से लेके 1588 तक ये मुगलों की राजधानी रही है, मुगल साम्राज्य की ये राजधानी रही है। बात की हमने कुछ आर्किटेक्चर्स की जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जैसे कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम महल और पंचमहल आदि। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद ही रखने हैं और कहाँ पर स्थित है ये भी याद रखना है, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बरन की, ठीक है। तो देखिए बरन भी जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। देखते हैं इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ स्थित है ये। तो ये है बेसिकली बुलंदशहर में स्थित, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर, यहाँ पर स्थित है बरन। याद रखना है आपको इसकी लोकेशन के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। चलिए उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर कि जो बुलंदशहर है उसके आसपास कौन कौन से ज़िले हैं, राइट। देखें, देखिए बुलंदशहर गाजियाबाद के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राइट। अमरोहा के साथ में करता है, बदायूं के साथ में करता है, अलीगढ़ के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है और गौतम बुद्ध नगर के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इनको भी आपको याद रखना है कि बुलंदशहर कौन कौन से जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बरन से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी। तो देखिए इसके बारे में फैक्ट नंबर 1 के बारे में तो हम लोग बात ही कर चुके हैं कि बरन कहाँ पर स्थित है, ये है बुलंदशहर में स्थित, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए
मध्यकाल में जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो बाहर से अटैक करने के लिए आए थे भारत में, राइट, तो जो बरन के शासक थे, राजपूत शासक, उन्होंने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया है। तो ये भी एक फैक्ट है छोटा सा जो कि आप याद रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए सन 1018 में जो महमूद गजनवी है, राइट, उसने बरन पर अटैक किया था और उसको पदाक्रांत किया था, राइट, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर लूट खसोट की थी। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। वो देखिए वो क्या है कि देखिए 1193 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि ममलूक डायनेस्टी, जो ममलूक वंश है, उसके फाउंडर हैं, उन्होंने बरन के शासक को हराकर बरन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया था और इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन के शासक को हराकर बरन को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। और देखिए फैक्ट नंबर 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है जियाउद्दीन बरनी। क्या नाम है इनका? जियाउद्दीन बरनी। तो जो जियाउद्दीन बरनी है वो बरन के ही रहने वाले थे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बरन के बारे में जिनको आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। वापस से देख लेते हैं। देखिए आपको ये याद रखना है कि बरन कहाँ पर स्थित है, तो बुलंदशहर में स्थित है, राइट। दूसरी बात, यहाँ पर जो शासन था वो राजपूतों का था और इन राजपूत शासकों ने जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे मध्यकाल में उनका डटकर मुकाबला किया था, राइट। फैक्ट नंबर 2, आगे हमने बात की कि सन 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भी यहाँ पर अटैक किया था और यहाँ पर लूट खसोट की थी, राइट। फैक्ट नंबर 4 की हम लोगों ने बात की कि सन 1193 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन के शासक को हराया था एक युद्ध में और उसके बाद से बरन पर अधिकार कर लिया था और बरन को एक तरीके से कहें दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था, राइट। आगे बात करें फैक्ट नंबर 5 की। यहाँ पे हमने बात की कि जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है जियाउद्दीन बरनी, वो यहीं के रहने वाले थे, राइट। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स बरन से संबंधित हैं और इंपॉर्टेंट है, इनको आपको भूलना नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भीतरी की, राइट। तो देखिए भीतरी का भी एक ऐतिहासिक महत्व है, राइट। तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं 1 बाई 1 करके। तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि स्थित कहाँ है, राइट। तो देखिए यहां पर है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला, देख रहे हैं आप, गाजीपुर जिला। तो गाजीपुर जिले में स्थित है भीतरी। तो उसकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि कहां पर स्थित है, ये गाजीपुर जिले में स्थित है भीतरी। अभी इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए उससे पहले हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि गाजीपुर जिला के आसपास कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो यहां से देखते हैं नीचे से। देखिए चंदौली जिले के साथ में गाजीपुर की बाउंड्री टच होती है, राइट। यहाँ पर वाराणसी की भी बाउंड्री टच हो रही है, राइट। जौनपुर जिला, आजमगढ़, मऊ और बलिया, तो ये जिले हैं गाजीपुर के आसपास, राइट। गाजीपुर इन जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो इनको भी आप दिमाग में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं भीतरी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो देखिए फैक्ट नंबर 1 के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग कि भीतरी कहाँ स्थित है, ये गाजीपुर जिले में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। देखिए जो ये भीतरी है, यहाँ से बेसिकली जो गुप्त काल के अनेक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, राइट। जिनमें सबसे प्रमुख जो है वो स्कंदगुप्त का स्तंभ अभिलेख है, राइट। स्कंदगुप्त का स्तंभ अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भीतरी से प्राप्त हुआ है, राइट। तो देखिए ये जो अभिलेख है, इसके लेख से हमें पता चलता है जो स्कंदगुप्त का शासनकाल था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख हमें मिलता है इस स्तंभ पर, राइट। एक बात इसके बारे में आपको और बता दूं कि ये जो अभिलेख है, ये जो स्तंभ है, राइट, ये बलुए पत्थर द्वारा निर्मित है और इसके शीर्ष पर विष्णु भगवान की एक प्रतिमा है जो अब नष्ट हो चुकी है, ठीक है। तो कुछ बातें इसके बारे में मैंने आपको बताई कि ये क्या है। इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त का शासन कैसा था, राइट। दूसरी बात, इस अभिलेख का निर्माण जो है वो आपका बलुए पत्थर से हुआ है और उसके शीर्ष पर विष्णु की प्रतिमा है जो कि अब नष्ट हो चुकी है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं भीतरी के बारे में जिनको आपको याद रखना है। और भीतरी की लोकेशन कहाँ पर है, ये है गाजीपुर में, भूलना नहीं है इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भीतर गांव की। देखिए भीतर गांव का भी एक ऐतिहासिक महत्व क्या है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की
ये स्थित कहाँ है? तो देखिए ये है आपका कानपुर देहात जिले में, राइट। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में स्थित है। तो यहाँ पर है ये कानपुर देहात जिला, राइट, देख रहे हैं। तो यहाँ पर है ये भीतर गांव, राइट। तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं देखते हैं अभी हम लोग। तो उससे पहले क्या करते हैं कि कानपुर देहात के आसपास कौन कौन से जिले हैं उनको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। देखिए यहाँ पर है ये कन्नौज जिला ऊपर उत्तर में, इसके साथ में कानपुर देहात अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फिर कानपुर नगर है, राइट। फिर है यहाँ पर हमीरपुर, राइट। फिर है यहाँ पर जालौन जिला और औरैया, राइट। तो ये जिले हैं कानपुर देहात के आसपास, इनसे कानपुर देहात की बाउंड्री छूती है, टच होती है। तो इनको भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब बात करते हैं भीतर गांव से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी, राइट। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट, इसके बारे में तो हम लोग बात ही कर चुके हैं कि जो भीतर गांव है वो कानपुर देहात में है, राइट। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट नंबर 2, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो भीतर गांव ये प्रसिद्ध किस लिए है, ठीक है। तो देखें, देखिए जो गुप्तकालीन शैली है, राइट, गुप्तकालीन शैली का मतलब है कि ईंट पत्थरों के द्वारा बनाई गई संरचनाएं। गुप्त काल में बेसिकली ईंट और पत्थरों से संरचनाएं बनाई जाती थी। तो यहाँ पर भीतर गांव में गुप्तकालीन शैली या फिर ये कहें कि ईंट और पत्थरों से निर्मित मंदिर हैं, राइट, जिस कारण से भीतर गांव प्रसिद्ध है। तो देखिए इनमें एक सबसे प्रमुख मंदिर जिसकी हम लोग बात करते हैं उसका नाम भी भीतर गांव का मंदिर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है वो है कानपुर देहात में, राइट। देखिए ये जो भीतर गांव का मंदिर है इसका निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम, राइट। कब हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके काल में भीतर गांव के मंदिर का निर्माण हुआ था, राइट। और कुछ बातें मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताऊं, वो ये है कि देखिए इसकी कुछ विशेषता ये है, नंबर 1 कि इसमें शिखर का होना, राइट। दूसरी बात, इससे ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किया गया था, राइट, ये भी आपको याद रखना है। पहला, इस मंदिर में, क्योंकि ये देखिए बहुत पहले बना हुआ मंदिर है, तो तब तक मंदिरों के ऊपर शिखर बनाना वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, राइट। तो इस मंदिर पर शिखर का होना। दूसरा, ऊंचे चबूतरे पर स्थापित करना मंदिर को। तो देखिए ऊंचे चबूतरों पे मंदिर को बनाना ये भी उस टाइम पे प्रारंभिक अवस्था में था, क्योंकि मंदिरों का एक कार्मिक विकास हुआ है, ठीक है, विकास हुआ है बहुत टाइम के बाद में। तो देखिए जो शिखर का होना और आपका ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बनाना, तो ये जो भीतर गांव का मंदिर है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और कुछ मैं आपको इसके बारे में बताऊं। तीसरे बारे में, देखिए जो इसकी छत है वो बेसिकली पिरामिडकार है, ठीक है, जो पिरामिड की शेप होती है इसकी छत जो है पिरामिड शेप की है। तो ये भी आपको याद रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4 इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो इसकी बाहरी दीवारें हैं उन पर देवी और देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। बेसिकली कह सकते हैं कि इस मंदिर की बाहरी दीवारों को देवी और देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की कुछ भीतरगांव के मंदिर के बारे में, राइट। तो देखिए आपको एक ही फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। नंबर 1 कि भीतरगांव का मंदिर स्थित कहाँ है, तो आपको बताना है कानपुर देहात में स्थित है। दूसरा, ये जो मंदिर है ये गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन जो शैली है इसका मतलब यह है कि ईंट और पत्थरों से बनाया जाना, ठीक है। तो ईंट और पत्थरों से भीतरगांव के मंदिर का निर्माण हुआ है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कई विक्रमादित्य के काल में हुआ है, राइट। इसकी कुछ विशेषता मैंने आपको बताई, जैसे कि शिखर का होना, ऊंचे चबूतरे पर इसका बनाया जाना, राइट। तीसरे की बात की मैंने कि जो इसकी छत थी वो पिरामिड शेप की थी, राइट। और चौथा की कि जो इसकी बाहरी दीवार है वो देवी देवताओं से सजाई गई हैं, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है भीतरगांव के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बांसखेड़ा की। देखिए बांसखेड़ा का भी एक ऐतिहासिक महत्व है, ये भी एक ऐतिहासिक स्थल है। तो इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि स्थित कहाँ है, राइट। तो देखें ये स्थित है, यहाँ पर है ये जिला उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, देख रहे हैं आप, शाहजहांपुर। तो बेसिकली शाहजहांपुर में स्थित है बांसखेड़ा, राइट। तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो शाहजहांपुर है इसके आसपास कौन कौन से जिले हैं, राइट। तो देखें यहाँ पर है ये बरेली जिला उत्तर प्रदेश का, जिसके साथ में शाहजहांपुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राइट। पीलीभीत जिला है, लखीमपुर खीरी है,
हरदोई है, फर्रुखाबाद है, राइट, और बदायूं है। तो इन जिलों के साथ में शाहजहांपुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो इनको भी आप साथ ही साथ याद करते चलिएगा। चलिए अब बात करते हैं बांसखेड़ा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, राइट। तो देखते हैं, देखिए फैक्ट नंबर 1 जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो बांसखेड़ा है वो शाहजहांपुर में स्थित है, राइट। बात करें कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है बांसखेड़ा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए बांसखेड़ा से हमें एक ताम्रपत्र मिलता है जिसका जो काल है वो है सन 628 ईस्वी। तो बेसिकली 628 ईस्वी का एक ताम्रपत्र हमें मिलता है। देखिए इसकी खास बात क्या है कि इस ताम्रपत्र से हमें हर्ष की वंशावली के बारे में पता चलता है, राइट। तो देखिए जो हर्ष की वंशावली है कि उसके पूर्वज कौन कौन थे, वो उसकी जो प्रशासनिक संरचना थी वो, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है इस ताम्रपत्र से जो कि हमें मिला है बांसखेड़ा से, राइट। और देखिए जो इनके पिता हैं, हर्षवर्धन के पिता हैं पुष्यभूति, उनके बारे में मिलता है, उनके राज्य के बारे में हमें पता चलती है। जो इनके भाई है राज्यवर्धन, उन्होंने कौन कौन से सैनिक अभियान किए हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है इस ताम्रपत्र से, राइट। उनकी प्रशासनिक इकाइयों के बारे में हमें पता चलता है, अधिकारियों के बारे में हमें पता चलता है, कौन कौन से कर टैक्स लगाते थे ये लोग, हर्षवर्धन, उनके भाई राज्यवर्धन, ठीक है। तो इनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, सभी प्रकार की जानकारी हमें इस ताम्रपत्र से मिल जाती है जो कि संबंधित है बेसिकली हर्षवर्धन की वंशावली से। तो ये आपको याद रखना है। देखिए बांसखेड़ा के बारे में इतना ही है कि एक तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट, कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये शाहजहांपुर में स्थित है। दूसरा गंगा नदी के तट पर स्थित है। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट वो ये है कि यहाँ से हमें एक ताम्रपत्र मिला है, ठीक है, 628 ईस्वी का, जिससे हमें पता चलता है हर्षवर्धन की वंशावली के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसका राज्य कैसा था और कैसे चलता था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है बांसखेड़ा के ताम्रपत्र से, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बदायूं की, राइट। तो देखिए बदायूं भी एक ऐतिहासिक स्थल है और इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्थित कहाँ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक जिला ही है बदायूं, राइट। देखें इसकी लोकेशन बदायूं की कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ये बदायूं जिला, राइट। तो यहीं पर था ये बदायूं। अब इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करें, हमें इसके आसपास के जिलों की बात करनी है। चलिए देखते हैं। देखिए इसके आसपास जो जिले हैं वो हैं आपका मुरादाबाद, राइट, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़ और बुलंदशहर, और एक जिला और है अमरोहा। तो इन जिलों के साथ में अपनी ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो आप अगर जो आपको तुरंत याद ना हो तो वीडियो को थोड़ी देर रोक लिया करें और इन जिलों को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बदायूं से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, राइट। तो देखें, देखिए फैक्ट नंबर 1 क्या है। देखिए दिल्ली सल्तनत काल में जो बदायूं है एक बहुत महत्वपूर्ण इक्ता हुआ करता था, राइट। मैंने आपको बताया था कि इक्तेदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी, वो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दिल्ली सल्तनत काल में एक बहुत महत्वपूर्ण इक्ता था क्या, बदायूं। बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। देखिए इल्तुतमिश जो है वो सम्राट बनने से पहले, राइट, या फिर ऐसा कि सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश जो है वो बदायूं के ही इक्तेदार थे या फिर सूबेदार थे। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। देखिए एक और मैं आपको बताऊं, एक बेसिकली एक संत है, यहाँ पर वो फैक्ट नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। संत का नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है कि ये भी बेसिकली बदायूं के ही थे, ठीक है। शेख पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ कि शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी आपको बता देना है कि ये भी आपके बदायूं के ही रहने वाले हैं, राइट। तो ये आप कह सकते हैं एक फैक्ट ये भी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। वो ये है
कि यहाँ पर एक एक बेसिकली एक प्रमुख इतिहासकार हैं जिनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूं। अब्दुल कादिर बदायूनी ये प्रमुख इतिहासकार हैं अकबर के समय के, राइट। तो एक अकबर के समय के प्रमुख इतिहासकार हैं जिनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, तो वो भी बदायूं के रहने वाले थे। तो दो लोगों के नाम मैंने आपको बताएं, पहला शेख निजामुद्दीन औलिया और एक प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी जो कि अकबर के समय के हैं, वो भी बदायूं के रहने वाले थे, राइट। बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। देखिए एक मार्ग है बेसिकली दिल्ली लखनौती मार्ग, तो इस मार्ग पर पड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र स्थल था बदायूं, राइट। याद रहेगा आपको कि इस मार्ग पर पड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र स्थल था बदायूं। और कुछ और बातें देखिए, क्योंकि ये एक प्रमुख मार्ग पर पड़ने वाला केंद्र स्थल था तो इस कारण से इसका व्यापारिक और आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा था, राइट। और दूसरा, क्योंकि इसकी स्थिति अगर हम लोग देखें तो ये दोआब क्षेत्र में पड़ता है, राइट। तो दोआब क्षेत्र में पड़ने के कारण, दोआब क्षेत्र मतलब गंगा और यमुना क्षेत्र के बीच में पड़ता है, तो दोआब क्षेत्र में पड़ने के कारण यहाँ पर जो कृषि उपज है, राइट, वो भी बहुत ज़्यादा होती थी और इस कारण से भी इसका महत्व था बदायूं का, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हमने डिस्कस किए बदायूं के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या बातें की। सबसे पहले हमने बात की कि स्थित कहाँ है, तो हमने बात की कि एक जिला ही है बेसिकली बदायूं उत्तर प्रदेश का। उसके बाद बात की कि दिल्ली सल्तनत काल में एक बहुत महत्वपूर्ण इक्ता था ये, राइट। इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी और इल्तुतमिश जो है वो सुल्तान बनने से पहले बदायूं के ही इक्तेदार हुआ करते थे, राइट, यहाँ के सूबेदार थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शेख निजामुद्दीन औलिया वो बदायूं के ही रहने वाले थे, राइट। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, वो अकबर के समय के इतिहासकार हैं और वो भी जो है आपका बदायूं के रहने वाले थे, राइट। एक फैक्ट और देखा हमने लास्ट में कि एक मार्ग है दिल्ली लखनौती मार्ग, इस मार्ग पर पड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र था आपका बदायूं, जिस कारण से इसका एक व्यापारिक महत्व था, आर्थिक महत्व था और दोआब क्षेत्र के बीच में पड़ने के कारण यहाँ पर जो है कृषि की भी उपज बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये भी इसका एक महत्व था, राइट। तो ये पर बात की हमने बदायूं की, इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी, इनको आपको भूलना नहीं है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही और इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा साथ। थैंक यू।